हाँ, तो ये कौन सी अभिक्रिया आ गई हमारी? राइमर्टिमान अभिक्रिया। राइमर्टिमान अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनोल, ये फिनोल हो गया, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड और सैलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि फिनोल से सैलिसैल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है? सैलिसैल्डिहाइड का मतलब ये हो गया कि फिनोल के ऑर्थो समूह के ऊपर CHO का प्रवेश। किसका प्रवेश? CHO का। और सैलिसिलिक अम्ल का मतलब हो गया कि फिनोल के ऑर्थो समूह पर COOH समूह का प्रवेश। तो CHO समूह का जब प्रवेश होगा तो अभिक्रिया का नाम हो जाएगा फार्मिलीकरण। और फिनोल में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रवेश होगा तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलीकरण। तो राइमर्टिमान अभिक्रिया के अंतर्गत ये दोनों अभिक्रियाएं आती हैं। क्या होता है कि फिनोल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म से जब हम करवाएंगे तो क्षार की उपस्थिति लेंगे। जलीय KOH ले लीजिए आप, जलीय NaOH ले लीजिए, और उसके बाद में हम इसका करवाते हैं अम्लीकरण। क्या करवाते हैं? अम्लीकरण। तो अम्लीकरण करवाएंगे तो क्या होगा कि फिनोल के ऑर्थो समूह पर या फिनोल के पैरा समूह पर फॉर्मिल समूह का प्रवेश हो जाएगा। तो ऑर्थो समूह पर हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का बड़ा फेमस नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। अभी दोनों प्रकार के जब उत्पाद बनते हैं तो इनमें से कौन सा वाला ज्यादा बनेगा और कौन सा वाला कम बनेगा? तो यहाँ पे ये जो सैलिसैल्डिहाइड होता है ये तो आधिक्य में प्राप्त होता है, यानी कि ज्यादा प्राप्त होता है, और ये अल्प प्राप्त होता है। ठीक है। इस अभिक्रिया का जो तापमान होता है वो लगभग 333 केल्विन ताप, और दाब देखें तो दाब इसका उच्च ही होता है। अब ये जो अभिक्रिया है इसमें डिपेंड ये करता है कि कौन सी चीज अल्प और कौन सी चीज अधिक क्यों बनी है। तो हम यहाँ पे देखें तो दोनों में ही क्या है? हाइड्रोजन आबंध दिख रहे हैं हमको। कैसे कि यहाँ पे तो क्या है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर तो हाइड्रोजन आबंध कौन सा वाला है? अंतः अणुक। देखिए इसकी संरचना को थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला बंद हो गया है? ये अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। और अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध है तो ये क्या है? मोर स्टेबल हो गया। और उस वाले में कौन सा वाला होगा? उसमें होगा अंतरा अणुक। अंतः अणुक को क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और उस वाले को क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे ये ज्यादा क्यों बनता है? तो ये इसलिए बनता है कि जब हम इसको भापीय आश्रित करते हैं प्रयोगशाला के अंदर तो ये वाला जो होता है ये तो क्या था? आश्रित होकर के ग्राही में आ जाता है, और जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है ये क्या करता है? ये रिटार्ड में रह जाता है, इसलिए ये ज्यादा बनेगा।
अभिक्रिया को बैलेंस करके देखें हम, तो अभिक्रिया बैलेंस कैसे होगी ये, थोड़ा इसको क्लोरोफॉर्म को हम इस तरह से लिख लेते हैं। और KOH के यहां पे हम 3 मोल ले लेते हैं। तो एक तो इसमें से क्या होगा, 3 KCl बाहर हो जाएंगे। और अगर हम जल की बात करें तो एक तो गर्म कर रहे हैं तो जल यहां से बाहर हो जाएगा, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन और यहां से ये OH, एक जल ये बाहर हो जाएगा, यानी कि 2S2 इसमें से बाहर हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन हमारे पास में ये रहा, एक हमारे पास में इसमें ये यहाँ पे कार्बन बचा हुआ है। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन हमारे पास में, और इसके ऑर्थो समूह के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, फार्मिल समूह में प्रवेश कर जाएगा। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गई, इसकी अभिक्रिया हो गई राइमर्टिमान, और राइमर्टिमान अभिक्रिया के अंदर कौन सा वाला हो गई है, फार्मिलीकरण अभिक्रिया हो गई। अब इसके अगर क्रियाविधि की बात करें हम, तो क्रियाविधि के बारे में देखें तो सबसे पहले इसकी क्रियाविधि के बारे में 1954 के अंदर एक वैज्ञानिक थे विनबर्ग, जिन्होंने बताया, और 1961 में इसकी क्रियाविधि के बारे में बताया था रॉबिन्सन ने। क्रियाविधि में क्या था इसकी में कि सबसे पहले ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ये क्षार से अभिक्रिया करता है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म हमारे पास में है HCCl Cl और Cl, किससे अभिक्रिया करता है, ये क्षार से, और क्षार से जब अभिक्रिया करता है तो ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन लेके ये बाहर जाता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में H2, और H2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस का साइन आ जाएगा। और चूंकि 3 क्लोरीन और 1 कार्बन और इसके ऊपर ऋण आवेश, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोकार्ब एनाइन, ट्राई क्लोरोकार्ब एनाइन। अब ये जो ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन है ये क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ये जब अस्थायी होता है, क्यों अस्थायी है, क्योंकि इसके ऊपर ऋण आवेश है। तो यहां से क्या होगा कि 1 क्लोरीन इसमें से क्या होगा, यहां से हट जाएगा। अब 1 क्लोरीन जब इसमें से यहां से हट जाएगा तो Cl माइनस जब इसमें से हटेगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास में, 2 क्लोरीन रह जाएंगे, और इसका जो कार्बन का जो ऋणावेश है वो भी क्या है, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। अब डाइक्लोरोकार्बीन होता है ये फिनोल के ऊपर आक्रमण करता है। तो राइमर्टिमान अभिक्रिया में अधिकांशतः ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि राइमर्टिमान अभिक्रिया के अंदर फिनोल के ऊपर आक्रमणकारी कौन होता है, तो आक्रमणकारी कौन होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। अब डाइक्लोरोकार्बीन है उसके बारे में अगर हम देखें तो डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्यों होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो जब डाइक्लोरोकार्बीन के बारे में हम देखते हैं तो इसका जो केंद्रीय परमाणु है कार्बन, तो कार्बन है उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये कहां पे आक्रमण करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो ये हमेशा कहां पे आक्रमण करेगा, फिनोल के ऑर्थो या पैरा समूह पे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऋणावेश। तो क्रियाविधि को देखें तो क्रियाविधि वैज्ञानिक विनबर्ग और रॉबिन्सन के अनुसार अगर हम देखें तो फिनोल की अभिक्रिया सबसे पहले किससे होती है, क्षार से होती है। क्षार के पास में क्या होता है, OH, और फिनोल क्या है, अम्लीय प्रकृति का है, इसके पास में क्या है, H है। तो जब फिनोल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो इसमें से क्या निकल जाएगा बाहर, जल बाहर निकल जाएगा, और जल बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड। और वैसे भी फिनोल हमेशा फिनोक्साइड ही बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है, क्योंकि फिनोक्साइड ज्यादा स्थायी है फिनोल की तुलना के अंदर। अगर हम फिनोल की और फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाओं का अध्ययन करें तो फिनोल की अनुनादी संरचना के अंदर तो क्या होता है, आवेश का
पृथक्करण होता है। तो फिनोक्साइड की संरचना में क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। तो जब ये फिनोक्साइड बन जाएगा तो फिनोक्साइड में क्या होगा, अनुनाद पाया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। इस कार्बन पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका माइनस ऑर्थो की स्थिति पे आ जाएगा। ऑर्थो की स्थिति में जब आ जाएगा तो इसके ऊपर आक्रमण कौन करेगा, आकर के डाइक्लोरोकार्बन। और डाइक्लोरोकार्बन जब इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, यानी यहाँ पे कार्बन इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा तो ये इस प्रकार की संरचना हो गई। अब आप देखिए ये चीज तो क्या है हमारे पास में एरोमेटिक है, और ये चीज क्या हो गई हमारे पास में नॉन एरोमेटिक हो गई, यानी अस्थायी हो गई। अब अस्थायी हो गई तो वापस से ये क्या है, स्थायी होना चाहेंगे। तो स्थायी होना चाहेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से जब ये हाइड्रोजन हट जाएगा तो यानी कि ये डबल बॉन्ड वापस से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा H+, तो ये C- है, इससे आके जुड़ जाएगा। अब वापस से इसकी संरचना क्या हो गई, स्थायी संरचना हो गई। अब ये जो संरचना होती है ये किससे, क्षार से अभिक्रिया करती है, यानी कि KOH से अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 KOH से हम अभिक्रिया कराएंगे तो 2 KCl इससे बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा 2 OH में जुड़ जाएंगे। और हम इस चीज को जानते हैं कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्थायी नहीं हो सकते। उसमें से क्या होता है, तुरंत जल बाहर निकल जाता है, और तुरंत जब इसमें से जल बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये जो संरचना हमारे पास में है तो इसका जो अंत में हम क्या करा देंगे, एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण, यानी H+ इसमें जोड़ देंगे, और अभिक्रिया किसे जैसे H3O+ से करवा देंगे तो हमारे पास में क्या बन के आ जाएगा, सैलिसाइलाइड। तो ये हमारे पास में इसकी क्रिया विधि है। तो ये हम अब तक पढ़ रहे थे, वो तो क्या पढ़ रहे थे हम, फार्मलीकरण, यानी कि एल्डिहाइड समूह का इसमें प्रवेश करा रहे थे। अब हम इसमें कार्बोक्सिलिक समूह का प्रवेश करा के देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक समूह में क्या होता है, अभिक्रिया लगभग वैसी ही होती है, यानी कि फिनोल की अभिक्रिया इस बार हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से करवाएंगे, यानी CCl4 से, और वही KOH जलीय, और एसिडिफिकेशन करवाएंगे इसका, यानी कि अम्लीकरण करवाएंगे। तो क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है उसके पास में कितने होते हैं, 4 क्लोरीन होते हैं, और KOH भी अब इस बार कितने ले लेंगे, 4। तो यहां पे क्या होगा कि 4K और 4Cl आपस में बाहर निकल जाएंगे, और यहां पे क्या होगा, ये फिनोल की संरचना हो गई हमारे पास में, बाहर निकल जाएंगे 4KCl। अब जल की स्थिति देखें तो जल क्योंकि गर्म करवाएंगे इसको तो लगभग जल एक अणु तो ये निकल गया इसका। दूसरा अणु हमारे पास में हम देखें तो 2 अणु, यानी 2 अणु हमारे पास में किसके निकल गए, इसमें जल के। तो ऑक्सीजन हमारे पास में कितना रह गया, 1 और 1 2 तो ऑक्सीजन रह गए, ये कार्बन रह गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यानी कि C+OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी, राइमर्टिमान की कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया हो गई। उत्पाद का नाम क्या हो गया हमारे पास में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का नाम, फेमस नाम क्या हो गया, सैलिसिलिक अम्ल। वैसे पैरा वाला भी बनता है, लेकिन वो क्या है, अल्प उत्पाद के रूप में और ये क्या बनेगा हमारे पास में, आधिक्य के अंदर बनेगा। तो राइमर्टिमान के अंदर अंतर्गत 2 अभिक्रियाएं आती है, एक तो फार्मलीकरण आता है और एक कार्बोक्सिलीकरण। अब एक छोटी सी अभिक्रिया ये और देख लेते हैं। ये जो संरचना होती है, जो फिनोल के अंदर ऑर्थो के ऊपर जो ये CH3O समूह है, मैथोक्सी समूह जो जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्वाइआकोल। और इसकी अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म से वही क्षारीय NaOH से करवाते हैं, एसिडिफिकेशन करवाते हैं इसका, तो एल्डिहाइड जो समूह होता है, CHO समूह है, वो यहाँ पे जुड़ जाता है इसके और फिनोल के पैरा पे, और फिनोल के पैरा पे जुड़ता है तो इस उत्पाद का नाम हो गया वेनिलीन। ये वेनिलीन एक सुगंधित पदार्थ होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होगा, इसका उपयोग हमारे पास में जैसे आइसक्रीम है, कन्फेक्शनरी उद्योग है हमारे पास में, जहाँ पे सुगंध से संबंधित चीजें बनती हैं, तो वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं।